आज के इस लेक्चर में हम न्यूक्लियोलस के ऊपर बात करेंगे कि न्यूक्लियोलस क्या है। बेसिकली इससे पहले हमने न्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस किया था कि न्यूक्लियस क्या है। फिर न्यूक्लियस के बारे में डिटेल से न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात शुरू की थी, जिसमें हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पढ़ा था। ऐसी जो है सीरीज़ का ये भी एक लेक्चर है और इसमें हम न्यूक्लियोलस को कॉन्सेप्ट्स के साथ समझेंगे कि न्यूक्लियोलस क्या है। पहली बात यह है कि न्यूक्लियोलस क्या है। यहाँ पे जो कंटेंट्स मैंने लिखी हुई है इसका सिंपल मतलब ये है कि हम जो है एक सीरीज़ के साथ जाए, एक प्रॉपर वे में जाए, ताकि इसके बारे में जितने कॉन्सेप्ट्स है वो सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आ जाए। न्यूक्लियोलस है क्या, इसकी पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि न्यूक्लियोलस क्या है। अगर इसकी इंग्लिश में जो इंट्रोडक्शन या जो डिफिनेशन आप कह सकते हैं, इसकी डिफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ अ डेंस बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स which made up of RNA and proteins and has the function to make ribosomes। ये इसकी एक डिफिनेशन है या एक इंट्रोडक्टरी इसके बारे में कुछ लाइंस है जो कि मैंने आपके सामने अभी आपको बता दी। अब इसका कंसेप्ट क्या है। बेसिकली अगर ये एक सेल है, ये क्या है, ये एक सेल है और सेल का साइटोप्लाज्म होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर इसके बाद न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये बॉडी पाए जाते हैं जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब यहाँ से इसको न्यूक्लियस को उठा लेते हैं, यहाँ पे इसको जो है एक जूम इन की फॉर्म में देख लेते हैं कि ये क्या है। ये न्यूक्लियस है, ये बड़ा जो साइज आप देख रहे हैं दिस इज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के अंदर जो बॉडी पाई जाती है यहाँ पे इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। जिस तरह के मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया कि न्यूक्लियोलस एक डेंस बॉडी है जो कि राइबोसोम्स और जो कि आरएनए और प्रोटीन से बनी हुई है मेनली। यहाँ पे एक डेंस बॉडी है, किस चीज़ से बनी हुई है। नंबर एक, इसमें आरएनए है और वो कौन सी आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइट। और ये इसके बाद इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये दो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे डीएनए भी पाए जाते हैं, लेकिन डीएनए का काम क्या है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं कि इसके साथ डीएनए भी इसमें पाए जाते हैं और डीएनए का काम क्या है वो थोड़ा सा बाद में बता देता हूँ कि वो क्या है। न्यूक्लियोलस एक डेंस बॉडी है न्यूक्लियस के अंदर जो कि आरएनए, प्रोटीन्स, डीएनए से बनी हुई है और इसका मेन फंक्शन क्या है। इसका मेन फंक्शन ये है कि राइबोसोम्स को बनाए और राइबोसोम्स का बाद में प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत अहम रोल है, जो कि फिर ये साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं और वहाँ पे फिर प्रोटीन्स बनते हैं सेल के अंदर। तो इसको यहाँ पे अब हम देख सकते हैं, यहाँ से राइबोसोम्स इसके अंदर बनते हैं, न्यूक्लियस से राइबोसोम्स बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे वो बहुत सारे जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स बहुत सारी चीज़ों के लिए रिक्वायर होते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं और इसके अलावा एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, फंक्शनल प्रोटीन्स। तो ये सारे राइबोसोम्स की मदद से ही बनते हैं। तो इसी वजह से न्यूक्लियोलस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूक्लियोलस जो है ये तकरीबन जो जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स है इनमें पाए जाते हैं। कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें ये नहीं पाया जाता, लाइक स्पर्म सेल। स्पर्म सेल में ये जो न्यूक्लियोलस है वो एब्सेंट है। कौन से सेल्स में एब्सेंट है? स्पर्म सेल में ये एब्सेंट है, ये एब्सेंट है, इनमें नहीं पाया जाता। और कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें ये एक पाया जाता है, कुछ में ये बहुत सारे पाए जाते हैं, मतलब एक से ज़्यादा पाए जाते हैं, लाइक ऑनियन सेल्स। ऑनियन सेल्स में इसका जो नंबर है वो ज़्यादा है। इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि इसका नंबर क्या है, ज़्यादा है। नंबर इसका कितने से ज़्यादा है? एक से इसका नंबर ज़्यादा है। और इसका अगर इसके साइज़ की हम बात करें तो बेसिकली इसका जो साइज़ होता है
वो डिपेंड करता है सेल की एक्टिविटीज़ पर। अगर एक सेल है वो मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव नहीं है या इसने सेल डिवीज़न नहीं करनी है, तो फिर इसमें ये जो है, जो न्यूक्लियोलस है वो छोटा होता है और इसके अंदर जो एक्टिवनेस है मतलब ज़्यादा लूज फॉर्म में नहीं होता, ज़्यादा डेंस होता है। लेकिन अगर ये एक्टिव सेल एक्टिव है, या तो सेल ने, अगर सेल ने डिवीजन की तरफ जाना है तो फिर इसका साइज लार्ज होता है। डिवीजन में डीएनए की ज़रूरत होती है क्योंकि डीएनए को रिप्लिकेट करना पड़ता है और डीएनए की रिप्लिकेशन के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, और प्रोटीन्स बनते राइबोसोम्स के ज़रिए ही है। तो इस न्यूक्लियोलस के अंदर बहुत सारे जो प्रोटीन्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, वो यहाँ बनते हैं, फिर न्यूक्लियर पोर के ज़रिए साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। साइटोप्लाज्म में उन राइबोसोम्स के ज़रिए बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं वो बनते हैं, जो कि बाद में यहाँ पे डीएनए की रिप्लिकेशन में मदद देते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो मतलब ये इसका साइज़ है वो लार्ज हो जाता है, इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत सारी मतलब एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। अब इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है। अच्छा, स्ट्रक्चर से पहले एक और बात भी नोट कर लीजिएगा, वो ये है कि ये जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, सेल डिवीज़न के दौरान ये डिसअपीयर हो जाता है। डिसअपीयर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जीन्स हैं डीएनए के, जो कि यहाँ पे अभी डेंस फॉर्म में आए हैं, कंडेंस्ड हो गए हैं, और उन्होंने जो राइबोसोम्स बनाने हैं इसके लिए। लेकिन जब सेल डिवीज़न हो रही होती है तो फिर क्रोमोसोम्स बनाने पड़ते हैं, और जब क्रोमोसोम्स बनते हैं तो ये बॉडी लूज हो जाती है, ये बॉडी ख़त्म हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, और डीएनए जो है वो फिर क्रोमोसोमल या क्रोमेटिन फॉर्म में अरेंज हो जाती है। अब ये इसके बारे में ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इसका इंट्रोडक्शन था न्यूक्लियोलस का। अब इसके पार्ट्स जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है? न्यूक्लियोलस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये बेसिकली जो डीएनए है वो डीएनए एक जगह पे इस तरह से अरेंज हुआ होता है। तो डीएनए क्योंकि आरएनएस बनाते हैं, और वो डीएनए होता है जो रिस्पांसिबल होता है। ये कौन से डीएनए इस तरह से अरेंज होती है? ये वो डीएनए है जो कि रिस्पांसिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। सो ये क्या है? डीएनए है, ये डीएनए है, और ये डीएनए राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। राइबोसोमल आरएनए जो है वो प्रोटीन्स के साथ मिलके फिर बनाते हैं क्या चीज़? राइबोसोम्स। तो डीएनए, ये डीएनए है, डीएनए बहुत सारे जो राइबोसोमल आरएनए है वो यहाँ पे बना लेते हैं। बहुत सारे राइबोसोमल आरएनए होते हैं, राइट? बहुत सारे राइबोसोमल आरएनए होते हैं, और फिर प्रोटीन्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो बहुत सारे प्रोटीन्स, ये आरएनएस, डीएनएस, ये मिल के इस बॉडी को बनाते हैं जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, तो ये डेंस बॉडी हमें नज़र आ रही होती है। फिर यहाँ पे जो डेंस बॉडी है इसके अंदर एक्टिविटी कौन सी हो रही होती है? इसके अंदर एक्टिविटी जो राइबोसोम सिंथेसिस है वो हो रही होती है। ठीक है, तो इसमें डीएनए, आरएनएस है और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे इसकी पार्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। पहला पार्ट है ग्रेनुलर पार्ट, और इसके बाद है फाइब्रिलर पार्ट, एमार्फस मैट्रिक्स एंड क्रोमेटिन पार्ट। ऊपर से शुरू कर लेते हैं। पहला है ग्रेनुलर पार्ट। ग्रेनुलर पार्ट का मतलब ये है कि अगर इस फॉर्म में यहाँ पे आप देख लें, ये जो है मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, क्योंकि इसका केमिकल कंपोजिशन पे बहुत वाज़ेह हो रहा है। यहाँ पे डीएनए है, ब्लैक, ये जो डीएनए है ऊपर से आरएनए, और ये डॉट्स मैंने राइबोसोम्स के बना ली। तो ये बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, और उन ग्रेन्यूल्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो ग्रेन्यूल्स, इसमें तो थोड़े प्रोटीन्स होते हैं और आरएनएस एक जगह पे कंडेंस फॉर्म में हो जाते हैं। तो इसको फिर हम प्री राइबोसोम्स भी कहते हैं, इसको प्री राइबोसोम्स भी कहते हैं, राइट? ये इसको ग्रेनुलर पार्ट कहते हैं। दूसरा पार्ट ये है फाइब्रिलर पार्ट। फाइब्रिलर पार्ट से मुराद
इसका जो वो रीजन है जो कि ज़्यादा कंडेंस हो गए होते हैं, जिसकी कंडेंसेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, इसको फाइब्रिलर पार्ट कहते हैं और फाइब्रिलर पार्ट का फंक्शन अभी तक अननोन है। इसके बाद अच्छा, फाइब्रिलर पार्ट को न्यूक्लियो नेमा भी कहते हैं, न्यूक्लियोनेमा, राइट, इसका एक और नाम है। ये एमॉर्फस मैट्रिक्स है। एमॉर्फस मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ग्रेनुलर पार्ट के अलावा यहाँ पे जो लिक्विड सब्सटेंस जो कि यहाँ पे पाया जाता है, इसको एमॉर्फस मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है और वो है पार्स एमॉर्फा। आई होप कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा है। सो पार्स एमॉर्फा, एमॉर्फस मैट्रिक्स को कहते हैं। अब थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन बेसिकली जो डीएनए पाया जाता है, यहाँ पे इसको जो है क्रोमेटिन कहा जाता है या इससे रिलेटेड है क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन दो किस्म का होता है। क्रोमेटिन कितने किस्म का होता है? क्रोमेटिन दो किस्म का होता है। एक होता है पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन, पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन, और दूसरा जो है वो होता है इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन, राइट। पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन से मुराद वो डीएनए है जो कि यहाँ पे ऊपर से पाया जाता है, यानी जो न्यूक्लियोलस का ऊपर वाला रीजन है वहाँ पे जो पाया जाता है इसको पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन कहते हैं, और जो इसके अंदर पाया जाता है इसको इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन कहते हैं। और ये बात मैंने पहले भी वाज़ेह की कि जो डीएनए पाया जाता है उसका मेन फंक्शन आरएनए को बनाना होता है, राइबोसोमल आरएनए, और ये तभी सेल के अंदर पाए जाते हैं जब सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, यानी उन्होंने सेल के डिवीजन से पहले ये सारी चीज़ें होती हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये फिर डिसअपीयर हो जाता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये चीज़ें नहीं पाई जाती। इसका फंक्शन, अब आप लोगों को ये फंक्शन जो है ये वाज़ेह हो चुका होगा कि इसका फंक्शन क्या है। तो जो मेन फंक्शन है वो राइबोसोम्स की सिंथेसिस है, राइबोसोम्स को बनाना है, जो कि सेल के लिए बहुत इसेंशियल है। राइबोसोम्स के अलावा सेल सर्वाइव नहीं कर सकता। एक और वर्ड मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जिन सेल्स में न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेड सेल।